वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट 10 फाइनल अकाउंट्स 2 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स के बारे में। एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ती है और एडजस्टमेंट क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जब हम अकाउंटिंग ईयर के आखिर में या फिर फाइनेंशियल ईयर के आखिर में जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती हैं, उसको हम एडजस्टमेंट करना कहते हैं। अब इस एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो देख लेते हैं। नीड फॉर एडजस्टमेंट्स, सबसे पहला रीज़न है एडजस्टमेंट करने का या फिर एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज करने का कि हमें फाइनल अकाउंट्स इस तरीके से बनाने हैं ताकि वो बिज़नेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाए। मतलब कि जो कंपनी के हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं साल के आखिर में या फाइनेंशियल ईयर के आखिर में, तो वो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाए। इसीलिए हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले ये एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज करते हैं या उस दौरान करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रीज़न ये है। सेकंड रीज़न ये है कि कभी कभार हम कुछ ट्रांजैक्शंस को ऐसे रिकॉर्ड कर देते हैं जिसमें हम प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि अक्रूवल मेथड। हम अकाउंटिंग में जनरली अक्रूवल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने अपनी ट्रांजैक्शन को अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग या अक्रूवल सिस्टम के अनुसार अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया है तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैचिंग कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखते हुए हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तब हमें एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखते हुए हमें ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। अगर आपने नहीं करी है तो हमें एडजस्टमेंट के दौरान ये जर्नल एंट्री पास करके अपनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड रीज़न ये हो गया। थर्ड रीज़न ये है कि जो हम एक्सपेंसेस, गेन, इनकम जो रिकॉर्ड करते हैं पीएनएल अकाउंट में वो केवल करंट ईयर के होने चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि जो भी एक्सपेंसेस या आपने जो भी खर्चा किया है या आपको जो भी फ़ायदा हुआ है, इनकम हुई है, हम केवल करंट ईयर की रिकॉर्ड करते हैं पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, और पीएनएल अकाउंट में अगर हमें करंट ईयर का रिकॉर्ड करना है तो हमें कुछ एंट्रीज पास करनी होती है। उन एंट्रीज़ को भी हम एडजस्टमेंट करना कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपको कोई पैसा, अगर आपको कोई पैसा एडवांस मिल जाता है करंट ईयर में और वो पैसा तो अगले ईयर से रिलेटेड है, मतलब फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है, पर आपको करंट ईयर में फ्यूचर ईयर का पैसा मिल जाता है, तो इस केस में वो उस पैसे को हमें डिडक्ट करना होगा। उस पैसे को हमें डिडक्ट करना होगा और उसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी होगी उसको डिडक्ट करने के लिए। तो उसी को एडजस्टमेंट करना कहते हैं। तो ये तीन मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी बताया है। समझ लीजिए कि 2021 में आपको रेंट रिसीव होता है 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, आपको रेंट रिसीव हो रहा है 2 लाख रुपए का, तो आपने एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका कैश बढ़ा है, और रेंट हमने क्रेडिट किया है क्योंकि ये आपकी इनकम हो गई 2 लाख की। ठीक है, लेकिन ये जो 2 लाख रुपए आपको मिले हैं इसमें 50,000 तो 2022 के हैं। इसमें 50,000 तो 2 लाख में 50,000 तो 2022 के हैं, 2021 के नहीं है। तो हम अपने अकाउंट में कैसे इस 50,000 को दिखा सकते हैं? तो हमको इस 50,000 को कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, पीएनएल अकाउंट में केवल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में केवल वही आइटम्स आते हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए हमको इस 2 लाख में से 50,000 माइनस करने पड़ेंगे और इसको माइनस करने के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। इसकी एंट्री कैसे होगी, रेंट रिसीव को मैं डेबिट कर दूंगी। डेबिट क्यों करूंगी, क्योंकि आपने ये वाली एंट्री में देखा कि हमने रेंट रिसीव्ड को 2 लाख से क्रेडिट किया था, हमने ये मानते हुए कि 2 लाख रुपए की इनकम हुई है। ठीक है, पर अगर मुझे 2 लाख में से 50,000 डिडक्ट करने हैं, कम करने हैं, तो मैं उसका उल्टा कर दूंगी ताकि मेरे को सिर्फ ये बता सकूं कि मेरे सिर्फ 1.5 लाख की इनकम रिसीव हुई है, रेंट रिसीव हुआ है तो 2021 के ईयर में। ठीक है, इसलिए रेंट रिसीव को मैंने क्रेडिट कर दिया ताकि मैं 50,000 कम कर सकूं। मैंने 50,000 लिख दिया। उसके बाद मैं लिख दूंगी टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 50,000। मैंने क्रेडिट में टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्यों लिखा है, देखिए, अगर आपको अगले साल का पैसा करंट ईयर में मिल गया है, मतलब फ्यूचर ईयर का पैसा आपको करंट ईयर में मिल गया है, आपको इसका अकाउंट मेंटेन तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा कि आपको किसी ने पैसा एडवांस में दे दिया है। अगर हम पीएनएल अकाउंट में ये मेंटेन नहीं कर रहे, क्योंकि मेंटेन नहीं कर सकते पीएनएल अकाउंट में, उसमें तो केवल करंट ईयर का आता है, लेकिन फिर भी हमें अपने रिकॉर्ड में तो रखना है कि हमें किसी ने एडवांस में पैसा दिया था और हमें उसको फ्यूचर में सर्विस देनी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो जाती है एडवांस में, तब हम इसीलिए ऐसे लिख देते हैं कि प्रीपेड में आपको कोई पैसा रिसीव हुआ है। क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक लायबिलिटी बन गई।
एक लायबिलिटी बन गई कि आपने अभी किसी को सर्विस नहीं दी फिर भी आपको इनकम रिसीव हो गई है करेंट ईयर में, तो वो लायबिलिटी बन गई। इसीलिए मैंने यहाँ पे टू रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट 50,000 लिखा है। इसका एक और रीज़न है कि हम इसको क्रेडिट में क्यों लिखते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि ये ध्यान में रखने के लिए कि भाई किसी ने हमें एडवांस में पैसा दिया है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि हम इसको पीएनएल अकाउंट में इसलिए नहीं डालते क्योंकि पीएनएल अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, वो एक पर्टिकुलर ईयर में बनता है और उसी टाइम वो ख़त्म हो जाते हैं। उसमें जितने भी आइटम्स आते हैं, जितने भी अकाउंट्स आते हैं, वो उसी टाइम उसी साल में हम पीएनएल अकाउंट बनाया, प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। पर बैलेंस शीट कभी ख़त्म नहीं होती, बैलेंस शीट कभी ख़त्म नहीं होती। बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर जाके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, हम उसे अगले साल दिखाते हैं और वो ख़त्म नहीं होते। इसीलिए ये भी रीज़न है कि हम रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट में लिखते हैं ताकि इसको हम अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखा सकें। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मैंने एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं और एडजस्टमेंट का पर्पस क्या होता है, ठीक है। अब हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करना सीख लेते हैं। सबसे पहले आता है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वो गुड्स जो आपके एक पर्टिकुलर ईयर में नहीं बिके, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल ईयर के आखिर में वो जो गुड्स, जो सामान आपका नहीं बिका, वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, ठीक है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं नज़र आ रहा, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस में नहीं नज़र आ रहा, तो इस केस में हमको एक एंट्री पास करनी होती है और वो एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे मैंने यहाँ पे 5,000 का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। हम ये एंट्री पास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हमें परचेजेस के साथ सेट ऑफ करना होता है। सेट ऑफ का मतलब ये है कि जैसा कि आप जानते होंगे मैचिंग कंसेप्ट के बारे में। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आप कोई खर्चा करते हो, अगर आप कोई खर्चा करते हो रेवेन्यू कमाने के लिए, अगर आप कोई खर्चा करते हो रेवेन्यू कमाने के लिए, अगर उसने आपको उस ईयर में रेवेन्यू कमा के नहीं दिया, अगर उस ईयर में आपको उसने रेवेन्यू कमा के नहीं दिया है, तो आप उस ईयर उस खर्चे को खर्चा नहीं मान सकते, आपको उसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना होगा, क्योंकि शायद आपको वो नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू जनरेट करके दे। एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं। समझ लीजिए मैंने 10 चॉकलेट खरीदी थी, 10 चॉकलेट खरीदी थी बेचने की पर्पज़ से, 10 चॉकलेट खरीदी थी बेचने की पर्पज़ से। मेरी चॉकलेट बिकती हैं केवल 8। 2021 में मैंने 10 चॉकलेट खरीदी थी, उसमें से सिर्फ 8 चॉकलेट बिकी है, 2 चॉकलेट बच गई, 2 चॉकलेट बच गई, तो ये 2 चॉकलेट मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। मुझे परचेजेस में से 2 चॉकलेट के खर्चे को माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको डेबिट कर रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में। मैं उसको क्रेडिट साइड पर दिखाऊंगी, ठीक है। पर आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बताती हूँ कि मैंने 10 चॉकलेट खरीदी, समझ लो 100 रुपये की खरीदी थी, ठीक है। मैंने नॉर्मल इसकी एंट्री कर दी होगी परचेजेस टू कैश, ठीक है। परचेजेस टू कैश, मैंने 10 चॉकलेट खरीदी, 100 रुपये में परचेजेस टू कैश मैंने कर लिया, लेकिन केवल मुझे 8 चॉकलेट ने ही रेवेन्यू जनरेट करके दिया, ठीक है। मेरी सेल कितनी हुई? केवल 80 रुपये की सेल हुई, ठीक है। 20 रुपये की चॉकलेट नहीं बिकी, मतलब 2 चॉकलेट्स मेरी नहीं बिकी है, तो मैं वो जो 20 रुपये का खर्चा है अपने पीएनएल अकाउंट, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उसको खर्चा नहीं मान सकती। मैं उसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उसको खर्चा नहीं मान सकती, क्योंकि अभी तक उसने मुझे रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दिया। ये 20 रुपये की चॉकलेट मेरी 2022 में बिकेगी, समझ लो मेरी ये चॉकलेट दो चॉकलेट बची हैं 2022 में बिकेगी, तो मैं उसको खर्चा 2022 में मानूंगी, 2021 में नहीं मानूंगी। इसीलिए मैं ये एंट्री करूंगी पास कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पर नजर आएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने दिखाया है ट्रेडिंग अकाउंट में हम बाय क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में दिखाएंगे 5,000। और एक और बात का ध्यान रखना कि ये एंट्री आपको तभी पास करनी है अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नज़र नहीं आ रहा। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नज़र आता है, इसका मतलब ये है आपने परचेजेस से पहले से ही अपने क्लोजिंग स्टॉक को सेट ऑफ कर चुके हो, तो उस केस में आप केवल बैलेंस शीट में ही डालोगे। क्या कहाँ दिखाओगे बैलेंस शीट में? करंट एसेट की कैटेगरी के अंदर क्लोजिंग स्टॉक 5,000, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपका ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नज़र नहीं आता तो आपको ये एंट्री पास करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में दोनों में डालना है। और अगर आपका ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नज़र आता है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट में करना है। कहने का मतलब ये है बैलेंस शीट में तो दोनों केस में आएगा, चाहे ट्रायल बैलेंस में आपका क्लोजिंग स्टॉक नज़र आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में केवल तभी नज़र आएगा अगर आपका ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नज़र नहीं आता।
आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, आपने किसी चीज़ का बेनिफिट तो ले लिया पर अभी तक उसका पैसा नहीं दिया, तो उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, आपके पास फैक्ट्री आपने किराए पे ले रखी है, ठीक है, आपने किराया दिया नहीं, आपने किराया दिया नहीं और आपने फैक्ट्री का तो इस्तेमाल किया, उस फैक्ट्री की बिल्डिंग का इस्तेमाल तो किया, अपना प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग करी उस फैक्ट्री में, आपने अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा और आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू रखी, पर उस फैक्ट्री का कुछ महीने का किराया दिया ही नहीं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो रेंट आउटस्टैंडिंग है, आपने अभी तक पे नहीं किया, ठीक है। इस केस में हम एंट्री कैसे करते हैं, हम इसमें लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट 5000 टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट 5000। हमने एंट्री ऐसे क्यों की? पहली बात तो मैंने रेंट अकाउंट 5000 इसलिए लिखा कि आपने किसी चीज़ का फ़ायदा तो आप उठा चुके हो पर आपने पैसा नहीं दिया। तो पीएनएल अकाउंट क्या कहता है, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, सॉरी, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि यार अगर आपने किसी चीज़ का फ़ायदा तो उठा लिया है तो आपकी तो जिम्मेदारी बन गई थी पेमेंट करने की, आपने पेमेंट नहीं की, लेकिन आपको पीएनएल अकाउंट में ये खर्चा दिखाना पड़ेगा, चाहे आपने उसकी पेमेंट करी हो या नहीं करी हो, क्योंकि आपने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, आपने फैक्ट्री का तो इस्तेमाल कर ही लिया। इसीलिए मैं रेंट अकाउंट डेबिट करूँगी अपना खर्चा दिखाते हुए, क्योंकि खर्चे डेबिट साइड में आते हैं। चाहे आपने पेमेंट नहीं की पर आपको मानना पड़ेगा कि आपने उस करेंट ईयर में, अभी जो फिलहाल करेंट ईयर चल रहा है, आपने ये यूज़ करी है, आपने प्रॉपर्टी यूज़ करी है, इसीलिए उसको खर्चा मानना पड़ेगा। यहाँ पे कैश अकाउंट कहीं नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअल में आपने कैश तो पे नहीं किया, आपने एक्चुअल में कैश तो पे किया नहीं है, तो इसीलिए कैश अकाउंट तो यहाँ खुलेगा नहीं, रेंट अकाउंट ज़रूर खुलेगा। रेंट अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि आपने अपनी फैक्ट्री का इस्तेमाल किया, आपने फैक्ट्री का इस्तेमाल किया पर पेमेंट नहीं करी, ठीक है। खर्चा तो ये इसी साल का हो गया, 2021 में आपने 6 महीने का किराया नहीं दिया पर फैक्ट्री का इस्तेमाल किया, तो वो 6 महीने का किराया आपका डेबिट होगा क्योंकि वो उस पर्टिकुलर 2021 से जुड़ा हुआ खर्चा है, ठीक है। फिर से बता देती हूँ कि पीएनएल अकाउंट में क्या होता है, केवल करेंट ईयर के खर्चे आते हैं, करेंट ईयर की इनकम आती है, ठीक है। जैसे 2021 चल रहा है तो 2021 अगर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो पीएनएल अकाउंट में मैं करंट ईयर के एक्सपेंसेस और करंट ईयर के खर्चे दिखाऊंगी और इनकम दिखाऊंगी। 2022 या फिर 2020 का मैं खर्चा नहीं दिखा सकती उसमें, ना ही 2020 ना ही 2021 की इनकम दिखा सकती हूँ उस पर। समझ में आ रहा है? केवल 2021 का ही दिखाऊंगी। अब दूसरा अकाउंट जो हम यहाँ पे खोल रहे हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट खोल रहे हैं, जो कि क्रेडिट साइड पे आता है। रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे क्यों आया? रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे इसीलिए आया क्योंकि आपके ऊपर उधार हो गया, आपके ऊपर उधार हो गया है और ये आपकी लायबिलिटी साइड पे जाएगा, बैलेंस शीट के। आपके ऊपर उधार हो गया है तो आपको कहीं तो लिखना होगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको पीछे बताया था, पीएनएल अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, उसमें जितने भी आइटम्स होंगे वो तो जब हम पीएनएल अकाउंट बना लेंगे वो तो खत्म हो जाएंगे, पर बैलेंस शीट एक ऐसी चीज़ है जिसका बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर आपने किसी को, अगर आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में भी देखो, अगर आपने किसी को उधार देना बाकी है तो आप किसी कॉपी में या कहीं तो लिखोगे ही ना, कहीं नोट करके लिखोगे कि आपको इस इंसान को पैसे वापस करने हैं। तो सिमिलरली हम रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट को अपनी बैलेंस शीट में दिखाने के लिए यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, ताकि हमें दिमाग में रहे कि हमने रेंट पे नहीं किया था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रेंट अकाउंट जो है नॉर्मल, ये जो पहला डेबिट वाला रेंट अकाउंट है, ये आपका जाएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्यों जाएगा? क्योंकि आपका खर्चा है 5000, और फिर ये रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट आपका बैलेंस शीट में जाएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग 5000। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्यों जा रहा है? क्योंकि ये आपका उधार है जो अभी तक आपने पे नहीं किया, और उधार कहाँ आते हैं? लायबिलिटी साइड पे आते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है, ये एंट्री आपको तभी पास करनी है जब रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट आपके ट्रायल बैलेंस में नज़र नहीं आ रहा। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में रेंट आउटस्टैंडिंग नज़र आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने ऑलरेडी रेंट आउटस्टैंडिंग की एंट्री करी होगी, आपने जनरल एंट्री पास करी होगी। तो इस केस में आपको पीएनएल अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में नज़र आ रहा है तो फिर उस केस में केवल आप बैलेंस शीट में ही रेंट आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे। बात समझ में आ गई? अगर आपके ट्रायल बैलेंस में रेंट आउटस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रहा तो आपको ये पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों की एंट्री करनी है। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में रेंट आउटस्टैंडिंग नज़र आ रहा है तो पीएनएल अकाउंट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमने रेंट अकाउंट के साथ इसका
हमने कर लिया है क्लियर, और बैलेंस शीट के साथ अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखाएंगे। बैलेंस शीट में दोनों केस में आएगा, चाहे ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा हो या ना आ रहा हो। पीएनएल अकाउंट में केवल तभी नजर आएगा अगर आपने रेंट आउटस्टैंडिंग की एंट्री पहले नहीं किया तो। समझ में आ गया? नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि वो खर्चे का पैसा, वो खर्चा जो आपने पहले से ही पे कर दिया, मतलब अभी आपको पे नहीं करना चाहिए था फिर भी आपने पे कर दिया है, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। मतलब अभी तक आपने किसी चीज़ की सुविधा ली नहीं, आपने अभी किसी चीज़ का फ़ायदा उठाया नहीं, पर उस फ़ायदे की पेमेंट पहले से कर दी एडवांस में, तो उसको कहते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल देखते हैं। समझ लीजिए कि आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, 2021 में आपने टोटल रेंट 50,000 रुपये पे कर दिया, जिसमें से 10,000 रुपये का रेंट तो 2022 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपने मतलब एडवांस में 10,000 रुपये की पेमेंट 2021 में ही कर दी है, ठीक है। तो जब आपने एंट्री करी होगी नॉर्मल एंट्री क्या करी होगी? रेंट अकाउंट डेबिट। मैंने रेंट अकाउंट डेबिट क्यों किया है? क्योंकि आपका खर्चा है, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपके कैश में से 50,000 रुपये गए हैं, तो 50,000 आपने 2021 में कर ली, ठीक है। जब लास्ट में फाइनेंशियल ईयर, जब 2021 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2022 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 2021 का, तो इस केस में आपको पता चलता है कि यार 10,000 तो है, जो 10,000 हैं वो तो 2022 से जुड़े हुए हैं। मैंने क्या बोला? जो 10,000 रुपये हैं वो तो 2022 से जुड़े हैं, मैंने तो एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो मैं इस 10,000 को अपने पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखा सकती, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में क्या आता है? केवल करंट ईयर से रिलेटेड उसके अंदर आइटम्स आते हैं, करंट ईयर से रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं, तो मैं ये 10,000 अपने पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखा सकती हूँ। इसीलिए 2021 के समय जब हम लास्ट में फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी कि ये जो आपने रेंट अकाउंट में जो आपने 50,000 दिखा दिया है, इसमें से आपको 10,000 रुपये कम करने पड़ेंगे, इसमें से आपको 10,000 रुपये कम करने पड़ेंगे, क्योंकि 2021 का रेंट तो केवल 40,000 ही बनता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि आपने, फिर से बोल देती हूँ, आपने रेंट पे किया है 50,000 का, जिसमें से 10,000 तो 2022 से रिलेटेड है। इसका मतलब 2021 का जो पैसा है वो तो केवल 40,000 ही है, तो पीएनएल अकाउंट में तो केवल 40,000 आना चाहिए, 50,000 नहीं आना चाहिए। पर आपने एंट्री जो पास कर दी थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में 50,000 दिखा दिया था, जबकि मेरा रेंट अकाउंट 40,000 का होना चाहिए था। तो मैं इस केस में क्या करूँगी कि रेंट अकाउंट को 10,000 से कम कर दूंगी। 10,000 से कम करने के लिए क्या करूंगी? डेबिट में आपने पहले 50,000 डाले थे, तो क्रेडिट करोगे 10,000, ताकि आप 10,000 उसमें से कम कर सको। तो मैंने एडजस्टमेंट एंट्री में टू रेंट अकाउंट क्रेडिट 10,000 लिख दिया, 10,000 लिख दिया। मैंने रेंट अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया है? ताकि मैं 50,000 में से 10,000 रुपये कैंसिल कर सकूँ, ठीक है। दूसरा अकाउंट हम कौन सा खोलें? क्या हम कैश अकाउंट को छेड़ेंगे? पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे जो हमने 2021 की जो पहले नॉर्मल एंट्री करी थी, क्या मैं कैश अकाउंट को छेड़ूंगी? कैश अकाउंट को नहीं छेड़ सकती, क्योंकि कैश अकाउंट तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कैश जितना भी आप देते हो, जितना भी आप रिसीव करते हो, उसका डाल दो। वो कैश अकाउंट को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फ्यूचर का पैसा है, करंट का पैसा है, या फिर पास्ट का पैसा है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे प्रेजेंट का पैसा हो, फ्यूचर का पैसा हो, या फिर पास्ट का पैसा हो, कैश अकाउंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपने 50,000 की पेमेंट की है, चलो ठीक है, 50,000 की पेमेंट की है, उसमें माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है 10,000, ठीक है। अब आता है कि हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पे वापस आ जाते हैं। पहले आपको ये समझ में आ गया कि हमने रेंट अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है 10,000 से, क्योंकि मुझे 10,000 कम करने हैं अपने रेंट अकाउंट से। दूसरा अकाउंट में डेबिट में क्या लिखूंगी? मैं डेबिट पे लिखूंगी प्रीपेड रेंट अकाउंट। या देखो, अगर आपने किसी को पैसा एडवांस में पे कर दिया है, अगर आपने किसी को पैसा एडवांस में पे कर दिया है, तो आपको रिकॉर्ड तो रखना होगा ना उस चीज़ का कि आपने किसी को पेमेंट की एडवांस में। तो इसीलिए मैंने डेबिट पे प्रीपेड रेंट अकाउंट लिखा है। और प्रीपेड अकाउंट डेबिट में क्यों आया? एक तरह से आपने किसी को उधार दे दिया, एक तरह से आपने किसी को उधार दे दिया। और जब आप किसी को उधार देते हो, हम कहाँ लिखते हैं? अपनी एसेट में लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रीपेड अकाउंट डेबिट साइड पे आया 10,000। अब हम इसे फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे? अब हम इस एंट्री को फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे वो देख लेते हैं। पीएनएल अकाउंट में पहले आपका एक्चुअल रेंट कितना था? 50,000 था। ये जो हमने पहले एंट्री करी थी उसमें 50,000 था, ठीक है। फिर जब आपको आखिर के साल में पता चला कि 10,000 तो 2022 से जुड़ा हुआ है और मैं अपने पीएनएल अकाउंट में केवल करंट ईयर का ही खर्चा दिखाती हूँ, तो मैं माइनस कर दूंगी प्रीपेड रेंट लेके 10,000, 40,000 आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट पे क्या दिखाओगे? एसेट साइड पे आपकी करंट एसेट हो जाएगी प्रीपेड रेंट 10,000। एसेट क्यों है मैं फिर से बताती हूँ। बैलेंस शीट में क्यों आ रहा है प्रीपेड रेंट? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्यों आ रहा है प्रीपेड रेंट? क्योंकि एक तरह से आपने किसी को उधार दे दिया है।
अभी तक आपको सुविधा मिली नहीं है, आपने पहले ही किसी को पेमेंट कर दी है, इसीलिए ये आपकी एसेट साइड पे आ रहा है। अब एक और बात का ध्यान रखना है कि ये सब एंट्री आपको तभी पास करनी है प्रीपेड रेंट की अगर आपका ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट शो नहीं कर रहा। अगर आपका ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट शो करता है, इसका मतलब आपने पहले ही एडजस्टमेंट की एंट्री कर चुके थे, तो उस केस में केवल आप बैलेंस शीट में ही दिखाइएगा प्रीपेड रेंट, P&L अकाउंट में मत दिखाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है? अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब ये है कि आपकी करंट ईयर की इनकम है, मतलब आपने करंट ईयर में आपने इनकम अर्न करी है पर एक्चुअल में रिसीव नहीं की। अर्न और रिसीव करने में अंतर होता है। रिसीव का मतलब है एक्चुअल में आपको पैसा मिल गया हो। ठीक है, आपने, फिर से बोल रही हूँ, करंट ईयर की इनकम है पर वो इनकम आपको रिसीव नहीं हुई। ठीक है, उसको हम कहते हैं अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ्लैट है, आपने किराएदार बिठा रखा है, उसने 2 महीने का रेंट आपको पे नहीं किया। आपको रेंट मिलना चाहिए था करंट ईयर में, आपको 2021 में 2 महीने का रेंट नहीं मिला अपने किराएदार से, आपको उस 2 महीने का रेंट मिलना चाहिए था अपने किराएदार से। तो वो जो 2 महीने का रेंट है वो आपके लिए अक्रूड इनकम हो गई या अक्रूड रेंट बोल सकते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में हम करंट ईयर से रिलेटेड अपने खर्चे और अपनी इनकम दिखाते हैं। चाहे आपने अपनी इनकम रिसीव नहीं की फिर भी ये करंट ईयर से जुड़ी है। आपने अपनी इनकम रिसीव नहीं की, ये आपके करंट ईयर से जुड़ी है, तो आपके ये P&L अकाउंट में नज़र आनी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, अक्रूड इनकम अकाउंट खोलूँगी डेबिट साइड पे 5000 रुपीज़, टू रेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे 5000। इस तरीके से हम अपनी एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी देखते हैं। पहली बात तो रेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपकी इनकम है, या आपकी इनकम हुई है करंट ईयर की और हमें दिखानी है इसको इनकम, एज एन इनकम। तो मैं क्या करूँगी, टू रेंट अकाउंट को क्रेडिट साइड पे 5000 दिखाऊंगी कि हमें इनकम हुई है चाहे हमें रिसीव नहीं हुई। दूसरा, अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट कर दूंगी 5000 से। क्यों? क्योंकि सामने वाले इंसान पे उधार हो गया, तो आपकी तो एसेट हुई ना, सामने वाले इंसान के ऊपर उधार हो गया, उसने आपको पेमेंट नहीं करी तो उसके ऊपर उधार हो गया, तो वो क्या आएगा, अक्रूड रेंट से हम दिखाएंगे, उसे हम बैलेंस शीट में अपनी एसेट साइड में दिखाएंगे। बात समझ में आ गई कि अक्रूड रेंट क्या है, कि आपको 2 महीने का किराया नहीं दिया आपके किराएदार ने, तो उस किराएदार के ऊपर उधार हो गया कि वो आपको पैसा देगा, इसीलिए ये डेबिट साइड पे आया है अक्रूड अकाउंट, क्योंकि एसेट्स कहाँ आती है, डेबिट साइड पे आती है। अब हम इसको अपने फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले P&L अकाउंट में जो भी आपका रेंट अकाउंट होगा टोटल, उसमें आप अक्रूड रेंट ऐड कर देंगे 5000 से, ये वाला जो आपने क्रेडिट किया है ऐड ही करोगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा था ये करंट ईयर से रिलेटेड है, ये आपकी करंट ईयर की इनकम है, चाहे आपने रिसीव नहीं की, क्योंकि हम P&L अकाउंट में करंट ईयर वाले आइटम्स दिखाते हैं, चाहे आप रिसीव करो या ना करो। ठीक है, और एसेट साइड पे हम अक्रूड रेंट दिखाएंगे 5000, क्योंकि हमें यार देखो, बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा किस इंसान से पैसा लेना है। अगर आपको ये इंसान 2022 में पैसा पेमेंट करेगा या आपका किराएदार आपको 2022 में पैसा पे करेगा, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि आपके ऊपर आपको किराया मिलने वाला है, आपका कोई देनदार है। ठीक है, तो इसीलिए हमें बैलेंस शीट में अक्रूड रेंट लिखना पड़ेगा 5000 के साथ। अब एक और बात का ध्यान रखना है, अगर ट्रायल बैलेंस में ये एंट्री अक्रूड रेंट की आपको नज़र आती है तो इसका मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर रखी है, तो P&L अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, केवल बैलेंस शीट में एसेट साइड पे अक्रूड रेंट दिखा देना। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ट्रायल बैलेंस में वो पर्टिकुलर केस दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा है तो आपको ये एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी होंगी, और अगर नहीं देता है तो जनरली बैलेंस शीट में ही केवल चेंज आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब क्या हुआ है कि आपने किसी को किसी चीज़ की सुविधा अभी तक प्रोवाइड नहीं करी है, पर आपको पैसा रिसीव हो गया है एडवांस में, आपको पैसा रिसीव हो गया है एडवांस में। एग्जाम्पल देखते हैं, आपने अपनी फैक्ट्री जो है, आपकी एक फैक्ट्री की बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो आपने किसी को किराए पे दे रखी है। ठीक है, 2021 में आपको रेंट रिसीव हो जाता है अपने किराएदार से 50,000 का, जिसमें से उसने 10,000 एडवांस पे पे कर दिए जो कि 2022 से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि 2021 में आपको केवल 40,000 का रेंट मिलना चाहिए था, पर आपके किराएदार ने आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए हैं 2022 के। ठीक है, आपने नॉर्मल एंट्री क्या करी होगी, नॉर्मल एंट्री तो ये कर दी होगी, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, क्योंकि आपका कैश बड़ा है इसीलिए डेबिट साइड पे आया 50,000 के साथ। टू रेंट अकाउंट, क्योंकि आपकी इनकम हुई है तो 50,000 लिख दिया।
पर क्या आपको लगता है कि हमें रेंट अकाउंट में 50,000 दिखाने चाहिए थे? हमें रेंट अकाउंट में 40,000 दिखाने चाहिए ना, क्योंकि पीएनएल अकाउंट क्या बोलता है कि हमें करंट ईयर का दिखाना है, हमें करंट ईयर की इनकम दिखानी है। तो 10,000 तो फ्यूचर का है, मतलब 2022 का है, का 2021 से तो उसका रिलेशन ही नहीं है। तो इस केस में हमें रेंट अकाउंट में 10,000 रुपये कम करने पड़ेंगे। अगर आपका यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट नहीं, क्रेडिट साइड पे 50,000 दिखा रहा है, तो मुझे इसमें से 10,000 कम करने होंगे, तो क्या करूँगी? उल्टा कर दूंगी। तो मैं क्या लिखूंगी? रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद मुझे क्रेडिट साइड पे तो कुछ लिखना है, कैश तो नहीं लिख सकते, क्योंकि कैश को ना हमेशा ध्यान में रखना कि कैश अकाउंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपका पैसा फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। बाकी जो पीएनएल में जो आइटम्स आते हैं उसमें फ़र्क पड़ता है, इसीलिए हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती हैं। तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? कैश अकाउंट नहीं आएगा। क्रेडिट साइड पे आएगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट साइड पे क्यों आया? क्योंकि आपके ऊपर उधार हो गया, आपने किसी ने आपको 10,000 रुपये पहले ही पेमेंट कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके ऊपर उधार हो गया, आपने तो सर्विस दी नहीं ना, उसने अभी तक आपकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ही नहीं किया। आपकी प्रॉपर्टी वो 2022 में इस्तेमाल करेगा, आपकी जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है वो आपका किराएदार 2022 में इस्तेमाल करेगा, तो आपके ऊपर उधार हो गया। इसीलिए मैंने टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट साइड पे लिखा है। अब हम इसे फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे वो देख लेते हैं। पीएनएल अकाउंट में आप रेंट अकाउंट में आपको टोटल 50,000 मिला था, जो हमने नॉर्मल एंट्री करी थी, पर एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद मैं माइनस कर दूंगी प्रीपेड रेंट 10,000, क्योंकि ये 10,000 2022 के हैं। मैं इसको पीएनएल अकाउंट में कैसे दिखा सकती हूँ? तो मेरा एक्चुअल में रेंट जो हमें रिसीव हुआ है 2021 में केवल 40,000 है। ठीक है। और फिर ये जो आपको रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट है, इसको आप कहाँ दिखाओगे? अपने बैलेंस शीट में दिखाओगे, लायबिलिटी पे, क्योंकि आपके ऊपर उधार हो गया 10,000 रुपये का। ठीक है। अब एक और बात का ध्यान रखना, अगर आपका ट्रायल बैलेंस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ऑलरेडी शो कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने एडजस्टमेंट एंट्री कर रखी है। ठीक है। तो उस केस में केवल आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखाना, पीएनएल अकाउंट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फिक्स एसेट की वैल्यू गिरना, मतलब एसेट की वैल्यू गिरना डेप्रिसिएशन कहलाता है। उसका यूज़ करने से, अगर आप एसेट का यूज़ करते हो या फिर वो आउटडेटेड हो जाती है, न्यू टाइप की मशीनरी या न्यू टाइप की एसेट अवेलेबल है मार्केट में, उस वजह से भी आपके एसेट की वैल्यू गिर जाती है, तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जो है जनरली नहीं, हमेशा ही जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसी टाइम हम उसकी जनरल एंट्री पास करते हैं, मतलब अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में हम अपनी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 5,000, मैंने जैसे एग्जांपल लिया 5,000 का। यहाँ पे एसेट अकाउंट को सबसे पहले मैं बताती हूँ, एसेट अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है? क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि आपकी एसेट की वैल्यू गिर गई है। नॉर्मली एसेट कहाँ आता है? डेबिट साइड पे आता है, लेकिन उसकी वैल्यू गिर गई है तो मुझे क्रेडिट साइड पे दिखाना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट इसीलिए हुआ है क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है, आपका खर्चा, और खर्चा कहाँ आता है? डेबिट साइड पे आता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। इस केस में आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसीलिए डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में हम कभी भी कैश नहीं लिखते, हम यही केवल एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब हम इसको फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे? आप पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड पे दिखाओगे 5,000, क्यों दिखाओगे? क्योंकि ये आपका खर्चा है। बैलेंस शीट में आप अपनी एसेट में से जितनी भी एसेट की वैल्यू है, समझ लीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपए वैल्यू है एसेट की, माइनस कर देना डेप्रिसिएशन 5,000, 95,000 आ जाएगा बैलेंस शीट में। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर जो प्रोप्राइटर ने आपके बिजनेस या कंपनी पे पैसा लगाया है, आप उसमें इंटरेस्ट देते हो, उसको इंटरेस्ट देते हो, तो उसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में क्यों आया? क्योंकि आपका खर्चा है, और खर्चा कहाँ आता है? डेबिट साइड पे आता है। और टू कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में क्यों है? क्योंकि आपकी लायबिलिटी बड़ी है, आपको इंटरेस्ट पे करना है ना, इसीलिए। अब इसको आप फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाओगे? पीएनएल अकाउंट में आप दिखा दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, क्योंकि आपका खर्चा है। बैलेंस शीट में जितना भी आपका कैपिटल होगा उसमें ऐड कर देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपीज़, जैसे इस केस में 5,000 है, तो आप कैपिटल में लायबिलिटी साइड पे इसको ऐड कर देना, क्योंकि आपकी लायबिलिटी बड़ी है। आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग का मतलब क्या होता है? अगर प्रोप्राइटर बिजनेस का कोई पैसा या कुछ गुड्स का इस्तेमाल करता है, हम उसे ड्राइंग कहते हैं, अपने पर्सनल पर्पस के लिए। अपने पर्सनल पर्पस के लिए अगर
प्रोपराइटर जो है कंपनी से रिलेटेड किसी चीज़ का इस्तेमाल करता है तो हम उसे ड्राइंग कहते हैं। अगर आपको उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिल रहा है अपने प्रोपराइटर से इंटरेस्ट मिल रहा है ड्राइंग में, तो आप कैसे एंट्री करोगे? कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 टू इंटरेस्ट अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट 5000। मैंने ऐसे क्यों की एंट्री? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को मैंने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ये आपकी इनकम हो गई, और इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट साइड पे आती है। और कैपिटल को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि आपके ऊपर थोड़ा सा उधार कम हो रहा है, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्योंकि वो एक्चुअल में आपको कैश नहीं देगा, वो आपको एक्चुअल में कैश नहीं दे रहा, बस कहने को है कि वो इंटरेस्ट दे रहा है और हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो इसको हम अपने फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? पीएनएल अकाउंट में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। क्रेडिट साइड पे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये आपकी इनकम है। बैलेंस शीट में क्या करोगे? आप कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर दोगे। क्यों करोगे माइनस? क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है यूनिट 10 का। आगे हम पार्ट 2 करेंगे। अगर आपको ये एडजस्टमेंट की एंट्रीज़ और फिर इसको हमें कैसे फाइनल अकाउंट्स में दिखाना होता है ये समझ में आ रहा है, तो आप आराम से अपने फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं एडजस्टमेंट्स के साथ। जो क्वेश्चन होंगे फाइनल अकाउंट्स के आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से समझिए, हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।